अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 52। ये गुड्स डिस्पैच नोट, रिसीव नोट। यहाँ तो उसके बाद जो सप्लायर आपको पता है, आपको आता है जवाब। वो इशू करता है गुड्स डिस्पैच नोट इशू करता है सप्लायर अपने कस्टमर को। उसका नाम वैसे ना स्ट्रिक्टली एक और होता है। गुड्स डिस्पैच नोट बनता है जब आपने गुड्स वेयर हाउस से आउट किए ना, तो उस टाइम एक नोट, एक रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका क्या नाम है, गुड्स डिस्पैच नोट। ये डॉक्यूमेंट कब हम एक्चुअली ऐसे नहीं समझ आना, स्केच बन रहा है ना दिमाग में, पता नहीं कैसा होगा डॉक्यूमेंट, क्या होगा। तो आपको मैंने आपको शायद याद होगा बताया था कि जो लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स है, एक दफ़ा अपनी आंखों से एक दफ़ा देखने। जैसे आप लोगों ने वो अभी तक तो आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा नहीं है अपनी आंखों से, नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, वो जो लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी आंखों से देखी हैं, और तो कुछ नहीं देखा। कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखे थे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, IFRS 15, वही सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना। वो आप लोगों ने कहीं और देखा होगा, मैंने तो आप लोगों को कोई सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाया, झूठ बोल रहा था मैं। नहीं, जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाए थे उनका पूछ रहा हूँ। तो आप लोग किस ग्रुप में एक्टिव होते हैं? मैंने कौन सा एग्रीमेंट शेयर किया था? डेट एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स पढ़ाए थे ना, तो उसमें कहा था कि, और उसमें भी आप लोगों के आसानी के लिए, मुझे पता था यही होने, आप लोगों की आसानी के लिए हाईलाइट कर दी थी कुछ 5 पेजेस में 6 लाइनें कि ये लाजमन पढ़ लेना, ताकि वो ना भूले। वो जो हैवी हो रहा था, दिमाग पे प्रेशर पड़ा था, कोवेनेंट कंप्लायंस टेस्टिंग। अब्दुल समद, ये क्या बकवास है? कोवेनेंट कंप्लायंस टेस्टिंग है? हाँ वही ना। ये आपको, मुझे ये भी याद है आपने मेरे से क्वेश्चन भी इस पे पूछा था। ये आपको याद है कि आपने क्वेश्चन पूछा था? अब्दुल्ला, एक तो आपने बता दिया क्या है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड एग्रीमेंट होती है, आप चेक करते हैं कि जो कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स वो अकॉर्डिंगली इसके साथ बनी है, ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो लिखी हुई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो फॉलो हो रही है या नहीं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल डेट एग्रीमेंट में ना आप देखेंगे कुछ रेशियोज दी होती हैं कि जो करंट रेशियो है वो इस वैल्यू से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो अगर वो उस वैल्यू से नीचे चली जाती है तो उसको कहते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक वर्ड था डिफ़ॉल्ट, कि डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा होता है डिफ़ॉल्ट, हमें क्या टेंशन है? टेंशन है। डिफ़ॉल्ट के केस में द लोन विल बिकम फौरी तौर पे रीपेएबल, के फौरी तौर पे वो कहेगा तुम तो डिफ़ॉल्टर हो, ये कर्जा जो मैंने तुम्हें 10 साल का दिया था ना, फौरी वापस करो। एक कर्जा जो मैंने 10 साल का दिया था, फौरी वापस करो। पहले 10 सालों में वापस करना था, तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे आ रहा होगा? कुछ करंट पोर्शन आ रहा होगा, कुछ लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म कंपनी के नसीब में नहीं रहेगा, अब सारा का सारा शॉर्ट टर्म में करंट पोर्शन में आएगा। तो ये थोड़ी सी रिकैप हो गई। अच्छा, बूस्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट रिटेंशन बूस्टर शॉर्ट है, उसके लिए जो टॉपिक्स ज़रा नोट करें। एक तो पेज नंबर 42 पे, वैसे भी आप लोगों ने टेस्ट का नहीं ये हिस्सा, पेज नंबर 42 पे ये जो आ रहा है ना, इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, ये वाला। और पेज नंबर 41 पे गैस करें, इन केस ऑफ अ मिसस्टेटमेंट। ये 2 एरियाज, और बूस्टर में एक और चीज़ लिख लें खाली। पेज नंबर 38 पे आए,
उसमें दिख रहा है आई सिचुएशंस इन विच अ मैटर डिटरमिन्ड एज कैम। आपने फैसला किया हाँ ये कैम की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, इज नॉट कम्युनिकेटेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। बस ये 3 चीजें हैं जो आपने, हाँ ये आज के टेस्ट में नहीं शामिल है। ये क्या है, वो जो बूस्टर शॉट था, वो भी जिम्मेदारी आज से मैं आपकी लगा रहा हूँ। हर जुम्मे को, हर मंडे को बल्कि आपने याद दिलाना है कि बूस्टर शॉट के टॉपिक्स लिखवाएं, ठीक है? क्योंकि हम आगे जाते जाएंगे ना तो पीछे ऐसे लगे, जब एंड आएगा ना जनवरी का तो फिर आप ऐसे हैरत से देख रहे होंगे। रिवीजन में ऐसे होता है, यूं शक्लें बनाई होती हैं कि पहली दफ़ा पढ़ रही हैं, तो वो काम नहीं करना, ठीक है ना? तो इसलिए उसको रिवाइज कर रहे हैं। कितने 3 एरियाज हैं, इन केस ऑफ मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, और तीसरा पेज नंबर 38 से सिचुएशंस इन विच अ मैटर डिटरमिन्ड एज कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड। एक और ना कोई कर ले। अच्छा सर आपने बोला था कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का वो याद करवाएं क्लास में कि वो जो सिग्नेचर और टाइटल ऑफ द पोजीशन है वो कंफर्म। हाँ, एक चीज़ मिस का क्वेश्चन था, वो ज़रा आप लोग पहले चैप्टर नंबर 7 पे आएँ और पेज नंबर 79। ये जो इधर लिखा हुआ है ना हिस्सा, प्लीज डू नॉट डिटैच, नजर आ रहा है लिखा हुआ पेज 72 पे। इसमें इससे ऊपर लिखा रहा है नजर, योर्स फेथफुली क्लाइंट्स ऑथोराइज सिग्नेटरी। यहां पर ना वो जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो मैनेजमेंट है, वो दस्तखत करेगी। नीचे लिखा है प्लीज डू नॉट डिटैच, मतलब इसको कट मत करना। इसके नीचे जो पोर्शन है ना वो किसने भरना है? कन्फर्मिंग पार्टी ने, कस्टमर ने फॉर एग्जाम्पल, वो भरेगा ये अमाउंट, द अमाउंट शोड अबव ऑफ रुपीज, उसने भरने हैं। और ये जो नीचे आ रहे हैं ना, फिर से आ रहा है ऑथराइज सिग्नेचर एंड स्टैंप, ये किसका आएगा? कस्टमर का, कन्फर्मिंग पार्टी का। पेज नंबर 79 नहीं बोला? अच्छा सॉरी, माजरत चाहता हूँ। चलें कोई बात नहीं, पेज नंबर 79 पे आ जाएं, दिल पे ले लेते हैं। पेज 79 पे आए, प्लीज डू नॉट डिटैच नजर आ रहा है लिखा हुआ, उसके ऊपर योर्स फेथफुली क्लाइंट्स ऑथराइज सिग्नेटरी मिल गया है। उधर किसका दस्तखत आएगा? कस्टमर का। सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, मैनेजमेंट का, कंफ्यूज कर दिया। मैनेजमेंट का दस्तखत आएगा। प्लीज डू नॉट डिटैच के नीचे वाला जो हिस्सा है वो किसने भरना है? कन्फर्मिंग पार्टी ने, मतलब कस्टमर ने फॉर इंस्टेंस, वो ये भर के देगा। और ये जो इधर दोबारा आ रहा है ऑथोराइज सिग्नेचर एंड स्टैंप, इसको काट देते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया ना, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी। क्यों? ये कन्फर्मिंग पार्टी जब भरेगी तो उसके बाद दस्तखत करेगी ना, ताकि उसकी रिलायबिलिटी एविडेंस की इनहेंस हो। ये एक पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था। अच्छा जी, हमने चैप्टर 1 to 5 कवर कर लिया था, ठीक है। चैप्टर 7 कवर कर लिया है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस का। चैप्टर 8 कवर कर लिया है, एक्सपर्ट वाला, ठीक हो गया। याद मैं आपको कभी भी असाइनमेंट्स और टेस्ट का नहीं कराऊंगा, आपको पता है, क्योंकि मेरा उसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना। ये होता है जब सेल्फ इंटरेस्ट होता है। आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का अपना इंटरेस्ट, हालांकि याद कराने को करा सकते, आज तो कोई टेस्ट नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो ये है कि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आज, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं। नए स्टूडेंट्स तो अभी के लिए, इस वीक के लिए एग्जाम्प्ट हैं, आगे से कोई एग्जाम्शन नहीं है। आज टेस्ट है। अभी तो आपने कहा था नहीं है सर। हाँ चलें, देख लीजिएगा, शायद ना हो, मैं भूल सकता हूँ। तो आप देख लेना, आप भूल जाएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन जब याद आएगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंस। ये देखना सर, धमकियां। उस्ताद क्यों? अस्तगफिरुल्लाह। सर मैंने तो बैंक जाना है, उनसे मैंने गाइड लेने ला के मैंने आपको दे देने, आप गिनते नहीं। बस तैयार रखना, कोई भी वाकया होना है जिसपे सिक्के आ जाने हैं फिर, हैं? सर आप पॉइंट्स पे कोई रूल बना लेना। किस पे? पॉइंट्स देने का कोई रूल बना लेना कि जो पॉइंट है वो आगे से उसकी पेनल्टी है कि वो 5000 रुपीस देगा। उस पे जो सोचा हुआ है ना, ऐसे नहीं। सर एक प्रोसीजर आपने अभी पढ़ने आगे कैश काउंट का,
इन्हीं से काउंट करवाऊंगा। और हम ऑब्जर्व उस टाइम ना हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये ना हो एक कॉइन निकाले और उसको 5 गिन रहे हैं या 2 गिन रहे हैं, वो नहीं सर। एक भी कॉइन मिसिंग हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेट पेमेंट चार्जेस के लिए तैयार हैं, वो गाड़ी में वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, ठीक है ना। ऑडिट फाइनलाइजेशन, अब हम मूव कर रहे हैं ऑन चैप्टर 6 ऑडिट फाइनलाइजेशन। आखिरकार आप लोगों को कितना इंतज़ार था ना, मैंने कहा इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, क्योंकि अच्छा अब लेकिन ख़त्म तो हो गई हैं इंतज़ार की घड़ियां। अब मैं आपसे ज़रा पूछूंगा कहाँ कहाँ पे आपको इंतज़ार था, ठीक है ना, ये भी तो होगा ना, इतना कह रहे हैं आप इंतज़ार था तो वो भी पता लगे। अच्छा चैप्टर अगर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बना लूँ ताकि फ़्लो एक समझ में आ जाए। हमने कहानी शुरू की थी आइज़ा 200 से, बहुत से कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बेसिकली ऑडिट रिस्क था। ऑडिट रिस्क था फंक्शन ऑफ रोम एंड डी आर, ऑडिट रिस्क डिवाइड बाय रोम इज इक्वल टू डी आर। हमने कहा ऑडिट रिस्क को करना है 0, नहीं होता 0, हमने इसको रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, जितना लो कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते। पूछ लो क्यों 0 नहीं कर सकते ये लोग, क्यों इस तरह कह रही हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स होती हैं ना, गलत बोल रहा हूँ, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होती हैं। ये तुम्हारी वजह से रिकॉर्डिंग में से फिर हज़फ कराना पड़ता है। ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, उसके लिए अब सही बोलूंगा भाई, ये नहीं, रोम को ऑडिटर कम या ज्यादा कर सकते हैं दानिश? क्यों? रिस्क, ऑडिट रिस्क कम करना है ना, रोम सिर्फ इनहेरेंट रिस्क है, ये इन्होंने सही कहा है। 315 सर, आइजा 315 की वजह से ऑडिटर कम नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट साइड का रिस्क है, ये एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क है। ऑडिटर इसको कम नहीं कर सकता, ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकता, ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते हैं। एग्री? पता कैसे लगेगा कम है या ज्यादा है? क्या बात है, अब आपने ये खूबसूरत बात की है ना। आइजा 315 के अंदर क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम। कैसे कैसे कैसे? व्हाट टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड। अब्दुल्ला, सॉरी नाम याद हो गया, अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। व्हाट टू अंडरस्टैंड क्या कह रही है? एंटिटी की जो नेचर है, उसका जो पार्टनरशिप है, कंपनी है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। नहीं सही आपने कहा कि इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं। कल भी मुझे एक स्टूडेंट कोई और किसी शहर का, उसने फ़ोन किया, कहता है सर मैंने ना आपके वो बूस्टर सेशन के ग्रुप में एडिट था, आपने वो जो आपने तस्वीर भेजी थी कार फर्स्ट कंपनी के ख़त्म होने की और गोइंग कंसर्न के मसले, वो पेपर में भी आया था, बस मुझे भूल गया था कि आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बाद क्या बोला था। आपने याद रखना है ये बातें जो सारी इधर हो रही हैं। इब्राहिम, आपको तो सारे याद होंगे पॉइंट्स। देखे अपनी दफा कैसे कॉन्फिडेंस से कह दिया, पता नहीं। Application and selection of accounting policies and changes there. देख लिए? अच्छा ठीक है ठीक है। Nature of ownership. Good. Entities, business objectives, strategies and related risks. ठीक है, बस और नहीं बताना, नज़र लग जाएगी, बस ठीक है। आइजा 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम, वेरी गुड, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, मतलब एंटिटी को एनवायरनमेंट को समझ के। अब इस पे हमने बहुत तफसील लगाई हुई है, मेरे ख्याल में अब तक आप लोग भी इसको देख के तंग आ जाते होंगे, लेकिन इसी तरह याद होगा ना सर। ऑडिटर्स लॉजिकल फ्लो तो याद है ना, क्यों ऑडिटर्स रिस्पॉन्स आएगा? भाई रिस्क है तो रिस्क को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, रिस्क है तो रिस्क को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और रिस्क को रिस्पॉन्ड क्योंकि रिस्क, एक मिनट अली,
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में कोई फर्क है? एक सर एसेशन लेवल पे होता है और एक फाइनेंशियल लेवल पे होता है। जो फाइनेंशियल लेवल पे होता है उसके लिए एक जनरल रिस्पांस होता है या ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है? और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ठीक है। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स में बेसिकली, क्योंकि ये अच्छा जो मैंने अभी बात की थी, रोम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो 2 लेवल्स पर है, एट एफएस लेवल, असर्शन लेवल। एफएस लेवल ओवरऑल रिस्पॉन्स, असर्शन लेवल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिस सर वो स्पेसिफिक असर्शन के लिए यूज होता है। मसलन कोई उसका नाम, घबराना नहीं है, अगर नहीं पता तो कुछ टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम होता है इस तरह से क्वेश्चंस की फायरिंग से। समटाइम्स ये होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम घबराए हुए बैठे हुए हैं कि अभी सवाल आ जाएगा। आप लोग घबराते तो नहीं हैं? नहीं सर। हाँ ठीक, वो आपका तो पता था मुझे। सर लेट्स सपोज सेल्स का एरिया वेरीफाई करना है तो उसके असर्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस जी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में पर्पस एंड टाइप, पर्पस एंड टाइप, और उसके अंदर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की 2 कैटेगरीज हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, दे आर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू रोम एट एफएस लेवल, है ना? नहीं, असर्शन लेवल, असर्शन लेवल। आयजा गलती हो जाती है। आयजा 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स मतलब आसान अल्फाज कर लेता। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स मतलब प्रोसीजर्स नहीं सर, प्लानिंग होती है सर। नहीं, रिस्पॉन्स, प्लान्ड रिस्पॉन्स चलें कर लें। प्लान किस चीज़ को करें? प्रोसीजर्स को। अच्छा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के नतीजे में हासिल क्या होगा? ऑडिट एविडेंस। अब जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला आउटकम के तौर पे? एविडेंस। एविडेंस क्या मिला? अगर आपने फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए तो आपको एविडेंस मिला कि रिस्क कहां पर हो सकता है। आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया तो आपको एविडेंस मिला कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे या नहीं। आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया तो आपको पता लगा कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या। दोनों फर्क हैं। बहुत दफ़ा दोनों को इकट्ठे परफॉर्म किया जाता है, बहुत दफ़ा दोनों को इकट्ठे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मिसाल याद है ना, चिप्स और कोक भी इकट्ठे कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन हम चिप्स को चिप्स ही कहते हैं और कोक को कोक ही कहते हैं। क्लियर है ना? आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। और अच्छा, आम एविडेंस है तो ऑडिटर का गुजारा ही नहीं है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए। कैसा एविडेंस चाहिए? सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो। और उसके बाद हम पहुंच जाते थे किस पे? रिपोर्टिंग पे, 700 की सीरीज पे, कि चलें ठीक है, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो गया तो क्या करें? रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्ट करें ऑडिटर्स रिपोर्ट में। ये बात ज़हन में है? ये पूरी साइकिल हम कवर कर रहे थे। ये अगर आप ज़हन में लाएं तो ये पूरी सीन सेटिंग है मेरी, जिसमें मैंने ये चीज़ें कवर की थी। अब ज़रा थोड़ा सा प्लग करता हूँ। ये सीन सेटिंग प्रिंसिपली आपके पहले 5 चैप्टर्स में थी, मेनली जो बुक के पहले 5 चैप्टर्स हैं वहाँ पर थी। चलें, वो तो समझ में आ गया। जो चैप्टर नंबर 7 है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, जो आज 505 पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपने सुना कहाँ था? ऑडिट एविडेंस में, जो आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में। ये आपको याद कैसे कराया था? IIOIC ARR। ठीक है, ये IIOIC आपने जो नए लोग हैं पंजाबी में सोचना है। ठीक है, समझते हैं पंजाबी?
तो IIOIC, ARR आपने MFA, अगर जिन लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पहला पार्ट तो भूलेगा नहीं, दूसरे वाला इस तरह से याद रखना। आपके पास बेसिकली ये सोर्सेज हैं। इसमें कहाँ पर था कॉन्फर्मेशन, ये तो पता नहीं क्या बताया है, ये तो जिंगल है, ये तो निमोनिक है जो याद रखना है। सी में था ना, सी जो इसमें वर्ड आया था ना वो क्या था, कॉन्फर्मेशन। अच्छा, आयजा 500 में वर्ड यूज हुआ कॉन्फर्मेशन का, स्टैंडर्ड सेटर की तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, और अच्छा उधर भी मैंने कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को पढ़ाते हुए आपको याद होगा आसमान पे बिठाया, मैंने कहा ज़बरदस्त है, और आप लोगों ने भी उसको कंक्लूड किया था खुद आपने। मैंने आपको बेसिकली बताया था रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के फैक्टर्स, reliability of evidence depends on the following factors। देखिए ये है रिस्पॉन्स, ये यहाँ से आया है IIOI CARR, तो आगे से एक और रिस्पॉन्स आया कि फिर एक और हम रिटर्न वर्सेस ओरल जो था। सर बता दें ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं इस पॉइंट को गोल होने दूंगा। वो कंट्रोल वीक नहीं है। हाँ, कंट्रोल वीक नहीं है तो उस पे रिलाई करेंगे इंफॉर्मेशन। अगर इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो फिर अफेक्टिव है, तो फिर उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें इब्राहिम अगर ना बताया ना 200 रुपये फाइन है। इसमें एग्जाम्पल कौन सी दी थी? चले छोड़ें, मूड ऑफ हो गया, छोड़ें। ऑडिट एविडेंस रिपोर्टिंग, यहाँ कॉन्फर्मेशन की बात समझ में, उसने कहा कि नहीं तसल्ली नहीं हो रही। आयजा 505 में जाते हैं एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। आयजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस में सर किस तरह से आपने प्रोसीजर करना है, उसने पूरी ना तफसीलात बताई। यहाँ खाली टच किया था कि एक तरीका है, लेकिन एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस में अब जब हमने आयजा पढ़ा था आपने देखा था उसमें तो कुछ 4-5 पेजेस का चैप्टर था। चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 शर्मिंदा करा देते हैं, चैप्टर 7। वापस आए जरा, वापस आए, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 4.5 पेजेस, बल्कि 6 पेजेस का चैप्टर था। 5 पेजेस का। हाँ, इसमें टाइम लगा लेते हैं कि कितने पेजेस हैं। ये वाले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 7, अब इसके अंदर कॉन्फर्मेशन की कितनी सारी बातें बताई। अच्छा, जो पेपर में सितम ज़रीफ़ी है, सितम ज़रीफ़ी मतलब होता है जो जुल्म है, ये सारा आयज़ा नहीं टेस्ट हो सकता। इसमें से कोई एक एरिया टेस्ट होगा। अच्छा, और आदत से मजबूर टेस्ट भी वो वाला एरिया करेंगे ना, कोई ऐसे हिडन एरिया, कोई फॉर एग्जांपल जब आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे और आखिरी पेज तक पहुंचेंगे तो आप थक चुके होंगे, और उसने उठा के जो आखिरी पेज में आपको कॉन्फर्मेशन का टेम्पलेट दिया हुआ है ना, फॉर्मेट दिया हुआ है, वो पेपर में पूछ लेना। ये ऐसा हुआ तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइंड आपका पेपर है। अच्छा, इसके बाद एक और बात हुई, हमने एक और चैप्टर भी पढ़ा था। ये हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 7 में। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में। इसके बाद हमने चैप्टर 8 कौन सा पढ़ा था? एक्सपर्ट्स वाला। एक्सपर्ट्स में एक्सपर्ट के थ्रू भी, अब अगर आपको ज़रा वर्ड एक्सपर्ट का याद हो तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट को मदद दे रहा था फाइनेंशियल्स बनाने में, और उसका काम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मैनेजमेंट को मदद दे रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। नहीं सही है सर, ये बात सही है। नहीं, इस तरह नहीं, अब ऐसे भी हाँ, तो उसी अपनी फील्ड में मदद दे रहे हैं ना। पेज नंबर 80 पे आए। A management's expert definition: an individual or organization possessing expertise in a field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the entity in preparing the FS. ठीक है सर।
इसके बाद नीचे जरा देखें, बी नजर आ रहा है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर्स एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हुज वर्क इन दैट फील्ड इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू असिस्ट द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग साई, टू असिस्ट द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग साई। तो ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को देखता है तो उससे भी उसको साई ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। जब ऑडिटर अपना एक्सपर्ट हायर करता है तो उसके थ्रू भी साई ऑब्टेन कर रहा होता है। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? वो याद आई है बात, वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली बात थी वो वैसे थी आइजा 500 की, मैंने आप लोगों से छुपाई थी। और क्यों छुपाई थी? क्योंकि चैप्टर 8 में बताऊंगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहां तक हमारी थोड़ी सी लिंकिंग आप समझ रहे हैं कि ये जो मैंने बेस सेट कर दी थी ना, अब उसी को फिल करना है, उसी बेस को बेसिकली फिल करना है। तो मैं आपके साथ ये लिंकिंग बार बार शेयर करता रहूंगा ताकि वो बेस फिल होती रहे कि ये चीज जो अब हम पढ़ रही हैं ये इस पूरी डायग्राम में कहां पे फिल हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो ऑडिट फाइनलाइजेशन है। अच्छा, ऑडिट फाइनलाइजेशन ना कहीं अगर इस डायग्राम में मैं प्लॉट करूं तो कहीं यहां पर आता है। ऑडिट फाइनलाइजेशन इस डायग्राम में, वैसे क्यों आपको ये लग रहा है? रिपोर्टिंग से पहले ही होना चाहिए, बिल्कुल शुरू में तो हो नहीं सकता। फाइनलाइजेशन की बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग के बाद भी नहीं हो सकता क्योंकि एविडेंस आपको पता है ना पहले ऑब्टेन करना होता है। उस वक्त तक ऑडिट रिपोर्ट पे दस्तखत नहीं हो सकते जब तक आपके पास साइन ऑब्टेन हुआ हो, फिर हो सकता है। तो उस केस में भी फिर पकड़ा जाएगा ना। ये वाला कहानी बेसिकली आपके पास ऑडिट फाइनलाइजेशन कहां फिट हो रहा है? यहां पर फिट हो रहा है कि मतलब आप कंक्लूडिंग एक्टिविटीज कुछ ऑडिट के हवाले से करनी है। अब ये थीम कवर हो रहा है चैप्टर 6 में। इसमें जो की चीजें इंक्लूडेड होती हैं ऑडिट फाइनलाइजेशन में, जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता दूं फाइनलाइजेशन फेज के हवाले से। अच्छा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होंगे जो कि शायद रिस्क असेसमेंट के हवाले से रेलेवेंट हो, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कंक्लूडिंग फेज में। एक चीज आपके पास, अगर आप ये ईयर एंड में यूं प्लॉट करूं एक कंपनी का, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, ये है कंपनी का ईयर एंड। तो इस टाइम पर जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो ये जो यहां पर इवेंट्स हैं ना, इसके बाद जो इवेंट्स हैं वो फाइनलाइजेशन फेज में बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होती है? ईयर एंड की सेम डेट पे ना, जिस दिन ईयर एंड हुआ साइन होगी? नहीं, उस दिन नहीं, उस दिन नहीं हो सकती, बाद में होती है हमेशा। तो बाद के जो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, ऑडिटर इनकी टेंशन क्यों ले रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की? क्योंकि IFRS को टेंशन है। नहीं सर, वो आपकी रिपोर्ट पे असर करेगी ना सर। इसी वजह से ना कि IAS 10 ने क्या कहा है कि जो इवेंट्स ईयर एंड के बाद होते हैं अगर उनको भी, उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इन फाइनेंशियल्स में, मतलब इवेंट हुआ है 2022 में, जनवरी 2022 में, लेकिन उससे के हवाले से कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो यहां पर आएगी। एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, खाली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो वो यहां पर आएगा। और एडजस्टिंग इवेंट में इब्राहिम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। जरूरी नहीं है सर, झूठ बोल रहा हूं? तो झूठ तो बहुत बड़ा आधा सर डिस्क्लोजर तब रिक्वायर्ड होगा तो मटेरियल होती है। क्या बजाएं तालीम, बस इस यही डेप्थ चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, नॉन एडजस्टिंग बहुत कम जगह IFRS ने ये जुर्रत की है कि वो कहे अगर मटेरियल है तो
इस मामले में की गई है जुर्रत कि अगर मटेरियल है नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो डिस्क्लोज करना है। सर क्या डिस्क्लोज करेंगे उस इवेंट के बारे में? उसकी नेचर जो है वो वेरी गुड, फाइनेंशियल इफेक्ट होगा। एक्सीलेंट, नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट बजा देता है। वेरी गुड, नेचर ऑफ द इवेंट और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट। ये इसके अकाउंटिंग में इसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज होता है इन इवेंट्स के लिए जो इस डेट के बाद होती हैं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड या इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट किसको बोलती हैं? इसको। जो ऑडिट है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें वर्ड क्या यूज हुआ है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। और ये कवर होता है किस आयजा में? 560 में। ठीक होगी बात? अच्छा, एक और चीज, अब ये ईयर एंड पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी IFRS के मुताबिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए ना एक बेसिक एजम्पशन यूज होती है, और सर इतनी बेसिक एजम्पशन है, इतनी बेसिक एजम्पशन है कि आप बहुत से कंपनी के अकाउंट्स उठाएंगे ना तो वो उस एजम्पशन को डिस्क्लोज करना भी नहीं जरूरी समझते। गोइंग कंसर्न कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आम तौर पर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बन रही हैं तो कोई डिस्क्लोजर नहीं आ रहा होता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बनाएंगे। अच्छा, कुछ कंपनीज वॉलंटरली लिख देती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रिक्टली कि कोई कटर रिक्वायरमेंट है किसी IFRS की, नहीं। मतलब वो जिसको कहते हैं ना, खामोशी का मतलब ही यही है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनी है। ये गोइंग कंसर्न का वर्ड ने बड़ी टेंशन डाली है हमें शुरू से, जब से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था। याद है, हर जगह पर गोइंग कंसर्न आ जाता था। रिपोर्ट में आया, कहाँ पर रिपोर्ट में आया था? सर वो कह रही हैं 1 मिनट रोकें। तो जब बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के नीचे आएगा मटेरियल का टाइटल रिलेटिंग टू गोइंग। ये सही कह रही हैं? है? सही है। आया था, यही लिखा हुआ था, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। MURGC। वेरी गुड। अच्छा, आपका एब्रीविएशन भी याद है। MURGC स्टैंड्स फॉर मटेरियल MURGC। आज के बाद से कभी कभी वो बोल दिया करूंगा पूरा, लेकिन आम तौर पर हम इसको क्या बोलेंगे? MURGC। ठीक है जी सर। और तो कहीं पर गोइंग कंसर्न का जिक्र नहीं। आई एम सॉरी, वो उन्होंने क्योंकि रोका था, मैंने कहा मैसेज पास ऑन कर दूं। आप बताएं। रिपोर्ट में तो नहीं होता। रिपोर्ट में और तो कहीं पे नहीं कोई गोइंग कंसर्न का जिक्र। और तो कोई जिक्र नहीं है। गलत जान के आपके ऊपर पेनल्टी डलवाने के वो भी लिए। है ना, हाँ, कि, हाँ, हाँ। वो उस पे नॉन गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं। अभी देखें, मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं की, मुझे कंफ्यूज मत करें। और आप सवाल मेरा बहुत डाटा समझ गए हैं। पैसे नहीं है इस पे, रिलैक्स रखें। खुदा तौबा करें, फौरन तौबा करें। सर अगर वो नॉन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस के ऊपर अभी किधर आगे चले जाते हैं? या आप लोगों ने बुक आगे पढ़ते क्यों हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्ट में बताई होती हैं? दोनों की सर। दोनों कौन? दो, मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों की। मैनेजमेंट और ऑडिटर। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया होता है। ये तो सर आप बताएं सर। क्यों बेचारे ये याद रहेगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है। तो ये फंडामेंटल एजम्पशन है। गलत बताया मिस? सिर्फ मैनेजमेंट की में होता है। अब्दुल्ला, 1 मिनट। मैनेजमेंट की में होता है, ऑडिटर की में तो नहीं ये लिखा जाता कोई इसका वर्ड। गोइंग कंसर्न का वर्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो नहीं आता। लास्ट 2 पैराग्राफ्स में आता है ना सर। खुदा के लिए लास्ट 2 पैराग्राफ्स में कोई नहीं था।
वो तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल हैं। देखा क्या बोला था, भूल जाएगा, इसलिए ये बूस्टर शॉट्स रखे हुए हैं। दानिश बड़ा खुश हो रहे हैं, बताएं जरा ये क्या कर रहे हैं। ये चेक करो, अली बताएंगे, मेरे ख्याल में अली इलाज रखेंगे। मैं समझ रहा था आपने सही बताना है सर। मैनेजमेंट में आएगा ना? हाँ, ऑडिटर में तो नहीं आएगा, ठीक कह रहे थे, मैनेजमेंट में आएगा मिस। आप लोग अच्छा, आप लोग जान के नहीं बता रहे, खफा हो गए हैं। नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आएगा, और मेरे ख्याल देख लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आएगा। देख लेते हैं, अपनी आंखों से देखे बगैर मैं तो यकीन नहीं करूंगा। सफ़ा नंबर 27, पैरा नंबर, आखिरी 2 पैराग्राफ्स में मिस पहले ढूंढ लें, बुरा नहीं मनाना किसी बात का, किसी ने भी। आखिरी 2 पैराग्राफ्स में कोई नहीं मिल रहा मिस, किधर है भाई? सेकंड पैराग्राफ में, अच्छा सेकंड बुलेट जो है, कौन सही बताया आपने, नहीं, ये तो मैनेजमेंट का लिखा हुआ है। नहीं, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही है, तो मैनेजमेंट में कहाँ लिखा हुआ है? मैनेजमेंट के पोर्शन के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, मैनेजमेंट के पोर्शन के नीचे अब तब गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो दूसरा पैराग्राफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दूसरा पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है। ये अब भूलिएगा मत, ठीक है? ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा, अच्छा दोनों, लेकिन ये क्यों नहीं आपको याद है? इसका रीजन मैं आपको बताऊं, पढ़ाई ही नहीं थे ना। जब जब ये आता था पैराग्राफ, ये बताना था असल में कि पढ़ाए थे, जवाब इसका ये था। नहीं सर, जब भी आप पूछते थे आपने कहा था चैप्टर 6। हाँ, इसके साथ लिखा था कि भाई चैप्टर 6 में आ जाएंगे, तो आ गए हैं ना, झूठ तो नहीं बोला था। चैप्टर 6, तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अच्छा होता क्या है? कंपनी की जिंदगी, क्या कंपनी हयात रहेगी? आवाज नहीं आ रही, क्या कंपनी हयात रहेगी कब तक? कम अज फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ऐसे नहीं, कम अज कम, ये जरा बोले, कम अज कम अगले 12 महीनों के लिए, एटलीस्ट। वो आप लोग इनइक्वालिटीज पढ़ते थे मैथ्स में, एटलीस्ट 12 मंथ्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मंथ्स। कम अज कम अगले 12 महीनों के लिए कंपनी हयात रहे, ये कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस एजम्पशन, इस उम्मीद पे बनाई जा रही होती हैं कि कंपनी अगले 12 महीने कंटिन्यू करेगी, जिंदगी रहेगी कंपनी की। और इसका सबसे सिंपल एविडेंस क्या है? आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट की क्लासिफिकेशन नजर ही इस वजह से आ रही होती है। नहीं समझ आई? करंट विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स उसकी रियलाइजेबिलिटी या सेटलमेंट है। ये गोइंग कंसर्न का फैसला असल में जब ये आपका पीरियड कंप्लीट हुआ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे, तो उस टाइम पर आपने, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करनी होती है गोइंग कंसर्न की। अभी हम तफसील से देखेंगे मैनेजमेंट पे क्यों डाल रहे हैं, मैनेजमेंट क्यों असेस करे गोइंग कंसर्न को? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो डब्बे याद है, मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, वो डब्बे याद है ना, या बना दूं? नहीं, ऐसे नहीं। मैनेजमेंट नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, ऑडिटर, साई, रिपोर्ट, इंटेंडेड यूजर्स। अच्छा, मुझे उम्मीद थी इस टाइम तक आप लोग भूल गए होंगे, आपको माशाल्लाह याद है। मैंने याद कराया, इतने भी चौड़े मत हो। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर आईएफआरएस। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल से,
तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो ये गोइंग कंसर्न की एजम्पशन यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है इन प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जाहिर है मैनेजमेंट नहीं उसको असेस करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एक ऐसी बात है, वो कहते हैं कि अगर सपोज जनवरी में भी कोई वाकया हो जाए ना जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का मसला आ जाए, जनवरी के महीने में, मतलब ईयर एंड के बाद, और मैनेजमेंट कहे नहीं भाई कंपनी बंद हो जानी है। और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ऐसा एक्चुअली बहुत ज़्यादा हुआ पिछले अनफॉर्चुनेटली 1-2 सालों में। तो इन दैट केस दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनानी। एक्सेप्शन है। इसके पीछे लॉजिक्स हैं कि ये हमेशा जो है वो आपका एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट होगा। लॉजिक बेसिकली यही है कि ये इतनी फंडामेंटल एजम्पशन है कि हम इंतज़ार करें कि अगली दफ़ा बताएंगे तो उस वक्त तक तो डेथ हो चुकी होगी कंपनी की। ठीक है, कि ऑडिटर कहे कि नहीं ये गोइंग कंसर्न कंपनी आगे अगले 12 महीने के लिए बंद हो जाएगी, और जो कंपनी वो कहे कि नहीं हम चलेंगे अगले 12 महीने। यही एक सच, कसम से बताओ देखी तो नहीं थी किताब? अच्छा ठीक है, यही तो पढ़ना है, इसी के लिए तो सारे आइजाज बने हैं। आइजा 570, आइजा 570 गोइंग कंसर्न। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? स्केच पूरा बना रहा हूँ, माइंड मैप एक क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, सर इन्हें क्या कह रहे थे? इन्हें क्या कर रहे थे? ये जान के वैसे कंफ्यूज करने के लिए कह रहे थे, ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है, बुरा नहीं बनाना, मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है गोइंग कंसर्न बेसिस पे, और ऑडिटर कह रहा है कोई नहीं ये बेसिस गलत है। ऐसा हो सकता है। इख्तलाफ ऑडिटर और मैनेजमेंट का तो एक आम सी बात है। जी सर, एक एजम्पशन है, हाँ आप कह सकते हैं। अच्छा जी, जब आप ऑडिट की फाइनलाइजेशन में होते हैं तो ये 2 मामलात तो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, और लॉजिकली हमें समझ भी आ गया कि क्यों ये फाइनलाइजेशन में प्लॉट हो रहे हैं। एक तीसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन फेज ऑफ द ऑडिट, दैट इज नोन एज रिटन रिप्रेजेंटेशंस। हाँ, ये भी, इसने भी बड़ा ख्वार किया हमें जब से ये हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जान नहीं छोड़ रही थी, बताओ जरा कहाँ पर आई थी? घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा अगर नहीं भी पता लगा। एक तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपने सुनी थी, ये जो नहीं डॉक्यूमेंट इधर लिख देता हूँ, इसमें ना एक लिस्ट जारी की हुई है। आइजा 500 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस में नहीं, ऐसे नहीं, उधर नहीं। लिटिगेशंस और क्लेम्स में आई थी, ये सही कह रही हैं? वैसे आनी चाहिए और वाकई थी। वेरी गुड। अच्छा, और कहाँ पर? रिटन रिप्रेजेंटेशन जो लेते हैं कि जो है वो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। इस बात पे ना, ये आपने शुक्र है वैसे बताई भी गलत है, मैं अभी ये कहने लगा था कि इस पे 200 रुपए का इनाम है, शुक्र है बचत हो गई है। वैसे आपने बताया भी, क्या दोबारा बताना? इनाम कोई नहीं है। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन देता है ऑडिटर के एफएस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वेरी गुड। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेती हैं कि जो इमैटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, जो कौन सी वाली इमैटीरियल मिसस्टेटमेंट्स? अनकरेक्टेड, बजाएं तालियां। ये अगर आपने अनकरेक्टेड का वर्ड नहीं लिखा ना, ये अच्छा, ये सारी जो मैं फिल्म इधर पेश कर रहा हूं ये इस वजह से है कि याद रहेगा। ये अगर आपने अनकरेक्टेड का वर्ड नहीं लिखा ना, कॉन्सेप्ट गलत हो जाना है। ये इस सब्जेक्ट का मसला सर सिर्फ इतना सा है, नुक्ता जो है वो महरम से मुजरिम कर देते हैं। क्या बात। थैंक यू। तो नुक्ता उस हिसाब से आपने बड़ी बारीकी रखनी है। सम ऑफ
अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, जो क्योंकि मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है ना, उसकी भी फिर दो शाखें बनती हैं। एक जो उनको इज्जत रास आ गई उन्होंने ठीक कर ली, एक वो जो उन्होंने ठीक नहीं की। आप उनसे रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हो कि ये जो 10 मिस स्टेटमेंट्स हैं ये तुम ठीक नहीं कर रहे, मुझे लिख के दो कि इनका इफेक्ट इमैटीरियल है। और मटीरियलिटी को हम इवेल्युएट हमेशा दो तरीकों से करते हैं कि उनका इफेक्ट अकेले अकेले भी इमैटीरियल हो और एग्रीगेट में भी इमैटीरियल हो। तो ज़रा मेरे पीछे बोलिएगा, सॉरी मैं एक मिनट आंसर करता हूँ। सम ऑफ uncorrected misstatements is material, नहीं, immaterial individually and आगे खुद भी बोले ना, in aggregate. Miss question. सर वो मैंने एक जगह सेंटेंस पढ़ा था अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड, तो क्या अगर अनडिटेक्टेड का अनडिटेक्टेड जो है ना वो आगे आते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट में। यहां पर जो आयजा है ना उसने आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स की बात की। आइडेंटिफाइड मतलब जो ऑडिटर को मिल गई। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स इज अ डिफाइंड टर्म आयजा 450 में। ठीक है जी, ज्यादा हो जाएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में याद है एक बात बताई थी कि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये तालियों का हमने रिजर्व रखना है, वरना फिर वो उसमें वो नहीं इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन। रिटन रिप्रेजेंटेशंस ये कहाँ पर सर कवर होता है आयजा 580 में। ये जो अभी अटेम्प्ट, अच्छा एक चीज़, पिछली अटेम्प्ट का पेपर खबरदार, पिछली 2 अटेम्प्ट्स का पेपर आप में से किसी ने भी देखा? हमने वैसे ही देखा। हाँ खैर, हाँ मैं भी नहीं जो देख चुके हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वैसे खैर इट गोज विदाउट सेइंग, उन्होंने वो सही बात की है कि हमने जैसे बड़ा देख लेना था, ऐसे ही आप इतने सेंटी हो रहे हैं। बात ये है कि वो इस दफ़ा एक स्ट्रैटेजी जो मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट करनी है। एज अ टीचर हम भी लर्न कर रहे होते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, रिज़ल्ट अच्छा आया है, मतलब 50% तो जो स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ जो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से 50% तो तकरीबन पास हुए हैं। तो आई कैप के इम्पैक्ट के हिसाब से ठीक है जो आई कैप का रिज़ल्ट था। बुरा भी है तो क्या कर सकते हैं। जो समझने वाली बात है, जो मैंने अपने लिए एक चीज़ टेक अवे सीखा, मैंने 30 घंटे का रिवीजन सेशन करवाया, लेकिन मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई बाद में, वो ये रियलाइज़ हुई कि मेरे ख्याल में हमें एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को ना सिम्युलेट उस सेशन में करना चाहिए, बजाय ये कि मैं इंडिविजुअली, क्योंकि उसमें क्या होता था हम टॉपिक्स बता देते थे कि ये टॉपिक्स हैं, तो उसके बजाय इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जो रिवीजन सेशन में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो, उसको इस तरह से प्लान किया जाएगा कि आपको ना 1 या मैक्सिमम 2 दिन का मैं पूरा कोर्स रिवाइज कराऊंगा। और 1-2 दिन में आप सोच लें कि कैसे होगा रिवाइज, क्योंकि अभी तफसील से पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें ये होगा कि मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, और उसमें फिर जो रूल रखा होता है वो ये होता है कि मैं तो 2x की स्पीड पे चल रहा हूँगा और आप लोग मुझे रोक देंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दें। बात समझ में आ रही है? इस दफ़ा 1 या मैक्सिमम 2 दिन उस पर डेडिकेट करने। उसके बाद जो प्रैक्टिस होगी वो टॉपिक वाइज नहीं मैंने करवानी। आई हैव चेंज्ड माई अप्रोच। अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे पेपर, मतलब कोई हम 5-6 पेपर ना, जिसमें से 2 पेपर्स पिछली अटेम्प्ट की हैं और उसके अलावा कुछ जो मैंने पिछली अटेम्प्ट्स में मॉक एग्जाम्स करे थे, कुछ 1-2 नए पेपर्स क्रिएट करते हैं, मतलब कोई 5-6 पेपर्स ना, और उसको मतलब पूरा पेपर सामने रखेंगे कि अच्छा अब इसको कैसे पास करना है। ये स्ट्रैटेजी होगी। आप में से किसी को लगता हो कि वो पुराने वाली स्ट्रैटेजी ठीक है, क्योंकि कभी कभी बदलते हुए जो है ना गलत हो जाता है। तो पुराने वाले में देखी नहीं, नई वाली पुराने वाली बता दी है ना कि टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज अभी भी तो हम कर ही रहे हैं। बस समझ आ गई। तो इसका मतलब है ये ठीक है।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आइजा 580। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का मसला आप लोगों को याद है कि हमने कई बार सुना मसला। अच्छा, अगर मुझे कोई ये बता देना, पैसे मेरे ख्याल में मेरे पास है नहीं, आप समझिएगा दे दिए हैं मैंने पैसे, तो मुझे ये चीज़ बताएं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आइजा 701 की ऑडिट मैटर्स में तो कहीं पर नहीं थी। इस तरह करते हैं, मैंने आपको आइजा बता दिया, मैं 10 तक गिनता हूं, आप ढूंढ लें। 10, 9, 5, 8, 7, 6, मिल गए 5। जब तक बोलेंगे नहीं मैं काउंटिंग करता रहूंगा। 4। सर ये था ना, ये वो जो मैटर डिटरमाइन किया गया है और उसको डिस्क्लोज नहीं करना। पेज नंबर 38, पॉइंट नंबर आई, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसकी आखिरी लाइन लिखा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मे ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट एज टू व्हाई दे व्यू पब्लिक डिस्क्लोजर एज इनअप्रोप्रिएट। एक ये तकलीफ होती थी ना मैनेजमेंट को कि नहीं भाई ये कैम में रिपोर्ट करेंगे तो नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, तो उसके लिए उनसे लिखवा लें कि ये जो आप बात कर रही हैं कि नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है, लिख के दें। तो यहाँ पर भी हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैं टच करता रहा था। वैसे कोई माइंड में स्केच हो कि कागज़ है जो ऑडिटर बनाता है, नहीं सर, मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिटर से मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है। ये एड्रेस्ड किसको होता है? नहीं सर इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट होता है ना, इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट होता है, तो ऑडिटर इसको एज एविडेंस यूज करता है। अच्छा, ऑडिटर इसको एज एविडेंस यूज। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तुम नकलें उतार लो सर। नहीं, मैनेजमेंट टू ऑडिट, ये भूलना नहीं है। ये खत मैनेजमेंट लिखती है टू द ऑडिटर, इसीलिए इसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं। ये खत मैनेजमेंट लिखती है ऑडिटर को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट के हवाले से कुछ बातें ना कंफर्म करती है टू द ऑडिटर। ठीक हो गई बात? तो बेसिकली इसका लॉजिक अच्छा क्या है, वो भी लॉजिक ना इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ लें। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में थोड़ा सा आपने क्योंकि याद दिलाया अभी कि हमने उधर भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के बारे में? जो ये आईएफआरएस के मुताबिक सेकंड चीज ये पड़ी थी कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया। कौन कह रहा होता है ये? वो मैनेजमेंट के किसको? ऑडिटर। मैनेजमेंट ऑडिटर को कह रही थी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं ये आईएफआरएस के मुताबिक हैं, और हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, जो हमें पता था लिटिगेशन क्लेम्स के बारे में वो हम आपको डिस्क्लोज कर दिए। तो सारा ऑडिट ऐसे ही ना गुजार लें कि मैनेजमेंट से लिखवाते जाते हैं, खुद कुछ प्रोसीजर्स नहीं करते। IIOICAR छोड़ें उसे, मतलब मैनेजमेंट से हर एरिया पे लिखवा लें। ये भी है ना कि मैनेजमेंट से निकालें। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अकेले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑन लेवल्स। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अकेले काम नहीं करेगी, अकेले ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं। आप फिल्म्स में एक होता है लीड एक्टर्स और एक होते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स। ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना ये सपोर्टिंग एक्टर है। ऑडिट के प्रोसेस में ना ये क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का काम वही है जो सपोर्टिंग एक्टर के। सपोर्टिंग एक्टर के बगैर फिल्म नहीं बनती, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाली सपोर्टिंग एक्टर पे फिल्म बन जाए। ये बात समझ में आ रही है? इसके बगैर भी गुजारा नहीं है
और इस ये हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वालिटी की बात है सर। इन्होंने कहा इसके बगैर भी गुजारा नहीं है और इसके साथ भी गुजारा। हाँ, ये बड़ा अच्छा, वैसे गुड वे ऑफ पुटिंग इट। इसके बगैर भी गुजारा नहीं है और इसके साथ भी गुजारा नहीं है। ठीक हो गया, अब तो याद रहेगा। तो ये क्या है? सपोर्टिंग एक्टर। क्यों इसके बारे में? अच्छा, कॉन्फर्मेशंस के प्रोसीजर को याद है? आसमान पे। और रिटन रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल ही बेवकत कर दी है। आप नहीं किए, हालांकि रिटन लिखा हुआ है और पहले खुद ही बताया था कि रिटन इज मोर रिलायबल देन ओरल। ये इंटरनल। जरा थोड़ा ये डायग्राम देखें ना, कितनी प्यारी डायग्राम बनी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस बनाना एज पर आईएफआरएस। इनकी छोड़ दो ना, इनकी जिम्मेदारी है एफएस बनाना एज पर आईएफआरएस। यही बात है ना। तो इनसे लिखवा लेते हैं कि ये जो एफएस बनाई हैं ठीक बनाई हैं। मैनेजमेंट की आपको जिम्मेदारियां याद है? जिम्मेदारी नंबर 1, जिम्मेदारी नंबर 2, जिम्मेदारी नंबर 3। पहली जिम्मेदारी तो ये तो सामने लिखी हुई है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल। जो दूसरी जिम्मेदारी है ना, वो मैं कहता हूं वो असल में पहली जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए है कि कंट्रोल्स सही होंगे तो ही मैनेजमेंट विल बी एबल टू प्रिपेयर एफएस एज पर आईएफआरएस। जिम्मेदारी नंबर 1 दानिश, जिम्मेदारी नंबर 3 गुड कम बैक, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दी ऑडिटर। क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम होता है ना ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशंस है ना, इसमें मैनेजमेंट अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को लिख के ऑडिटर को कंफर्म कर रहे होते हैं। मतलब ये इस तरह है, हाँ मैं मानता हूं कि मेरी ही जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आईएफआरएस के मुताबिक, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट हो, मैं मानता हूं। और ये बात आप अगर देखें कितनी रिपीट हो रही होती है। ये इधर भी बात हुई है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी पढ़ी थी, और तो नहीं हमने ये बात कहीं पढ़ी ना? कहीं ना कहीं होगी सर। आप इतना कुछ पढ़ा गए, पता ही नहीं चलता। बताएं। और तो ये बात कहीं नहीं हमने पूरे ऑडिट में पढ़ी कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। कहीं लिखी हुई आपकी आंखों से? ऑडिटर्स रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में लिखा होता है। हाँ, आपने बोल तो दिया था मैनेजमेंट। हाँ, मैं कह रहा था कि ये कहाँ पर लिखी हुई आपने देखी हो। मतलब बात ये, मैं आपको क्यों पुरानी बातें याद दिला रहा होता हूँ, दिमाग पे जोर कम पड़े। इनिशियली तो जोर पड़ता है दिमाग पे, लेकिन ये बात जिंदगी में एक दफा याद करनी है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर आईएफआरएस। जब एक दफा याद कर ली ना, अब आगे एंगेजमेंट लेटर में जाऊंगा फिर यही बात करूंगा। रिपोर्ट वही बात, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर वही बात, लिंकिंग पूरे एरिया से कर रहा हूं कि वो लिंक किस तरह से बन रहा है। तो मैनेजमेंट ना अपनी जिम्मेदारियों को अल एलानिया मान रही होती है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, एफएस बनाना एज पर आईएफआरएस और जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द ऑडिटर। ये दो बेसिकली ऑडिटर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनका बेसिकली वो एक्नॉलेजमेंट इस रिटन रिप्रेजेंटेशंस में कर रही होती है। तो रियलिटी में ऑडिटर ही बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर वो आप ही थे। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्लियरली इधर मेंशन्ड, एक मिनट रुकें जरा, मैंने रियलिटी बोला है सर। इधर किधर है? रिपोर्ट एक लगाई थी अमरेली स्टील्स की, झूठ बोल रहे हैं ना ये। पेज नंबर 33, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये एक असल दुनिया में कंपनी है, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है और इस पे ऑडिट फर्म ने दस्तखत किए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना
ऑडिटर की जिम्मेदारी है। मेजर जिम्मेदारी नहीं है, अच्छा, लेकिन ऑडिटर बनाता है। सर वो कुछ केसेस किसी ने बताया था वो खुद ही बुलाई भी थी उन्होंने। पता नहीं। चलिए दानिश ने हमें बताया था, फिर आपने इसको कंफर्म किया था। कौन दानिश? इस टाइम पे मीरा बन जाना चाहिए। कौन? ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका फाइनलाइजेशन की फेज का एक हेलीकॉप्टर व्यू था। हमने चैप्टर डायरेक्ट थ्रो करने से पहले मैंने आपके पास ना इस चैप्टर का एक सीन सेट किया कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो इस चैप्टर में हमने कितने आइजाज कवर करने हैं? 3 आइजाज। पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर इतना सेंटी हुआ है इन एरियाज़ के ऊपर, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 3 एरियाज टेस्ट किए हैं। और कितने मार्क्स से टेस्ट किए हैं? 5, 15, तो मेरा ही बन जाए 12, 5, 15, 5, 10, 10, 10, 12, 5, आधा पेपर तो इधर ही चला गया। 37 मार्क्स। 37 मार्क्स का पेपर इस एक चैप्टर से। अच्छा, इस कोर्स को पढ़ाने में ना प्रॉब्लम यही है कि जो बाकी क्वालिफिकेशंस हैं ना, जैसे ACCA, ICA, W वगैरह, उन लोगों का पेपर ना ज़रा प्रिडिक्टेबल नेचर का है कि उसमें हमें पता, क्योंकि मैं ACCA को भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई ये 4-5 मेन एरियाज हैं जो टेस्ट होने हैं। बाकी वो भी ICAP की तरह ये करते हैं कि कुछ जो दूसरे एरियाज हैं वो टेस्ट कर ले। लेकिन ICAP के पेपर में जो बैलेंस है ना, वो समटाइम्स बड़ा अनयूजुअल होता है, हम फॉलो नहीं कर पाते। मतलब ये जो किताब है इसके अब जो कितने मार्क्स ये काउंट बन रहे हैं? 37 मार्क्स का पेपर। आपकी किताब के कितने पेजेस बनते हैं? पूरी किताब में 225। नहीं, वो मुझे पता है। 74 माइनस 57 करें। 17, 54 माइनस 74, 20 बने ना सर 17 क्योंकि 58 माइनस 54 का है ना, 74 माइनस 54। सर फर्स्ट 58 था। ठीक है। इतने से पेजेस बने। बुक कितने पेजेस की है? 200 पेज। कितने मार्क्स का पेपर आया इधर से? 37। अच्छा, क्या ग्रेड से आउट हुआ है? नहीं, ग्रेड से नहीं आउट हुआ, लेकिन 37 मार्क्स का पेपर इधर से पिक हो गया। अच्छा, जो हिस्ट्री है, दिस नेवर हैपेंड, ये क्यों हुआ है? मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को टेस्ट्स की और जो क्लास में मैं बात कर रहा होता हूं और जो ग्रुप में मैं आपके साथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूँगा ना, उसकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाए। और अल्लाह का शुक्र है, ये जो बूस्टर सेशन और जो पिछले सेशन का ग्रुप है ना, उसमें वो एविडेंस अभी भी मौजूद है जो शेयर किया हुआ है। गोइंग कंसर्न का ना पिछले टाइम में मसला बहुत था, वरना गोइंग कंसर्न बनता नहीं था टेस्ट होना। ये ज़बरदस्ती टेस्ट हुआ है और इतना टेस्ट हुए 15 मार्क्स, इस सारे में से 15 मार्क्स गोइंग कंसर्न था। इतना उसने डिटेल में टेस्ट किया है गोइंग कंसर्न, क्योंकि पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट थी ना, और ग्लोबली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, पोस्ट कोविड ज़रा इकोनॉमीज रिकवर नहीं कर पा रही, रिसेशनरी ट्रेंड्स है, रिसेशन है इकोनॉमीज में। तो और आपने सुनते होंगे एवरी नाउ एंड देन कि बहुत से कंपनीज जो है दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। सो ICAP रिफ्लेक्ट्स दैट इन देयर एग्जाम्स। ICAP क्या, ACCA भी, ICAW भी, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसको। तो ये चीज़ उस हवाले से है। इसी तरह जैसे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, दे वर देयर इन पाकिस्तान, दे गॉट टेस्टेड। तो कहने से मुराद है कि जो आपके साथ मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूँगा। अच्छा, मैंने इसमें ये गोइंग कंसर्न का जो क्वेश्चन था उसमें एक एग्जाम्पल शेयर की थी, डिक्टो एग्जाम्पल थी जो आपके पेपर में आई है, तस्वीर के साथ शेयर की थी। कार फर्स्ट एक कंपनी थी जिसने अपने ऑपरेशंस क्लोज किए थे।
ये लोग मुझे कह रहे सर आप इतना आराम से बोलते हैं तो हम आपके लेक्चर्स ना 2 की स्पीड पे सुनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मुझे भी गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सारों ने गलत बताया। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन सर आप लोगों ने वो ये काम नहीं करना कि सिर्फ ग्रुप में, वैसे तो ऐसा ही होगा खैर, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, जब मैं क्वेश्चन ग्रुप में डालूं ना तो कोई 1-2 बंदों ने एज अ रूल ऑफ कर्टसी, वरना ना शर्मिंदा, अगले दिन मैं आऊँगा ज़रा शर्मिंदा फील करूँगा का मतलब नो लिफ्ट, तो 1-2 बंदों ने ना एज अ कर्टसी उसको रिस्पॉन्ड कर देना और सर वो काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने घबराना नहीं है कि जी हम लिखेंगे तो कोई क्या कहेगा। आप लोग सब सीखने की फेज में है। मैं आप लोगों से कितना कुछ सीख रहा होता हूँ। बहुत दफ़ा टेस्ट में जो आप लोग आंसर्स लिखते हैं ना, वो मेरे सजेस्टेड सोल्यूशन में नहीं होते, यकीन करें। फिर मुझे उसको इवेल्युएट करना पड़ता है कि इस सिनेरियो में पॉइंट फिट बैठते हैं, और मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। और ये सिर्फ मैं नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, आपको पता है ICAP भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है। ये जो आपके पास एक पब्लिश्ड सजेस्टेड सोल्यूशन आ गया है पेपर का, जो पिछली अटेम्प्ट का पेपर है, ये जो सजेस्टेड सोल्यूशन है ना, दिस इज वन ऑफ द मेनी सॉल्यूशंस। ये आपको आइडिया है इस चीज का, इसीलिए इस सोल्यूशन के पीछे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्या? सजेस्टेड सोल्यूशन का। टाइम खत्म हो गया, अच्छा सॉरी, पता नहीं लगा था। हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है। टेस्ट मेरे से ना, वो मेरे ख्याल में क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, तो टेस्ट मेरे से लेते जाइएगा।